गुड इवनिंग, सबको नमस्ते। दृष्टि डिवीजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विकास सर। भैया हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड, जूलॉजी थर्ड और बॉटनी थर्ड, हमने कहा था जो कॉमन टॉपिक है दोनों में उसको हमने शुरू किया है। वो यूनिट है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। वो ऐसी कॉमन टॉपिक है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो जूलॉजी थर्ड में भी कॉमन है और बॉटनी थर्ड में भी कॉमन है। हालांकि एक वीडियो कल आपको मिला होगा, अब रोज ही आपको 2 वीडियो मिल रहे हैं, जूलॉजी के भी बॉटनी के भी। तो थोड़ा सा आप भी प्रयास करिए, हम कर ही रहे हैं, सिलेबस बहुत जल्दी ही आपको कवर करके दे देंगे। आगे देखते हैं। हम लोग कल जो पोल्यूशन में पढ़ रहे थे, तो हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। तो इनमें हमने बताया था कि बेसिकली आपको 2 ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एक चार्ट बना था, उसी को हमने इकट्ठा सभी को डिटेल्ड स्टडी करा दिया है। आप देखते चलें, हम बोल रहे हैं आप सुनते चलेंगे। पहला है नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। कल आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था कि ऐसे पोल्यूटेंट जो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, उन्हें हम नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कहते हैं। ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है दीज आर दोज पोल्यूटेंट्स व्हिच आर आइदर नॉट अल्टर्ड और आर डिग्रेडेड एट ए वेरी स्लो पेस बाय द नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस। कहने का मतलब ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे केमिकल सब्सटेंस या ऐसे सब्सटेंस हैं, वो पोल्यूटेंट हैं जो अपने आप स्वयं से या नेचुरल प्रोसेस के द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं होते, या डिस्ट्रॉय भी होते भी हैं तो बहुत लंबा समय लगता है। आसानी से डिस्ट्रॉय ना हो या पूरी तरह से ना हो, या अगर डिस्ट्रॉय होते भी हैं तो उनको बहुत लंबा समय लगता है डिस्ट्रॉय होने में, उनको हम कहते हैं नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। आप देखेंगे तो इनका एग्जाम्पल भी बताया गया है। दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज मेटेलिक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम केन्स, मर्करिक साल्ट, डीडीटी, ये सब चीजें जो हैं आप और जोड़ सकते हैं, प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सब नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स हैं। मींस ये नेचर में बहुत कम डिस्ट्रॉय होते हैं अपने आप, इनका डिस्ट्रक्शन बहुत कम होता है। फिर दूसरा इसी का अपोजिट बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब these include domestic sewage that easily decompose under natural process and can be rapidly decomposed by some artificial method। मतलब नेचर में जो केमिकल सब्सटेंस बहुत इजीली डिस्ट्रॉय हो जाएं या बायोलॉजिकल एक्टिविटी के द्वारा डिस्ट्रॉय हो सकें, उनको हम बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स कहते हैं। मतलब ऐसे सब्सटेंस जो नेचर में अपने आप आसानी से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, जैसे कि डोमेस्टिक सीवेज, हमने कहा कि हमारे घरेलू जो सब्जियां, सड़ी गली पत्तियां, खराब सब्जियां, फूड वगैरह, या जैसे कि आपके घर में दूध रखा हो वो सड़ जाए, फेंक देते हैं, बदबू करता है, प्रदूषण कर रहा है, पोल्यूटेंट है, बट उसका नेचुरल डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ये सब चीजें क्या कहलाएंगी? बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। थर्ड है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। अगला थर्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, आपको बताए थे कि ऐसे पोल्यूटेंट जो डायरेक्टली इमिट होते हैं, सीधे तौर पे निकलते हैं। लिखा हुआ है दीज इंक्लूड दोज सब्सटेंसेस व्हिच आर इमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम सम आइडेंटिफाइबल सोर्सेज। मतलब जो पोल्यूशन वाले सोर्स से डायरेक्टली रिलीज होते हैं उन्हें हम प्राइमरी पोल्यूटेंट कहते हैं। जैसे सल्फर कंपाउंड, अगर किसी सल्फर वाले सोर्स को जलाया जाए या उसका केमिकल रिएक्शन कराया जाए तो SO2, SO3, H2S, ये सब गैसें डायरेक्टली निकलती हैं, तो ये क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट। कार्बन कंपाउंड, कोयले वगैरह को अगर जलाएंगे आप तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये डायरेक्टली निकलते हैं, तो ये क्या है? सब प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं। नाइट्रोजन कंपाउंड में NO2, NH3, अगर हम किसी पोल्यूटेंट को जलाएंगे तो डायरेक्टली, नाइट्रोजन कंपाउंड को जलाएंगे तो ये डायरेक्टली निकलेंगे, इनको और कोई प्रोसेस की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली जो इमिट होते हैं। ऐसे ही HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो ये सब ऐसे सब्सटेंस हैं जो डायरेक्टली इमिट करते हैं, डायरेक्टली निकलते हैं, और इनको हमने नाम दिया है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। नॉन डिग्रेडेबल, जो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं होते, उन्हें हम नॉन डिग्रेडेबल। सबसे एग्जांपल अच्छा पॉलीथीन, प्लास्टिक। दूसरा बायोडिग्रेडेबल, जो नेचुरल प्रोसेस के द्वारा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जैसे हाउस होल्ड मटेरियल्स, जैसे लाइक एज रॉटन फूड, सड़ा हुआ भोजन, रॉटन मिल्क, ETC।
कुछ भी जोड़ दीजिए, जो घरेलू सामग्री या पेड़ पौधों की पत्तियां, ये सब भी सड़ जाते हैं तो पोल्यूशन करते हैं, बट ये बायोडिग्रेडेबल हैं, आसानी से अपने आप सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। प्राइमरी पोल्यूटेंट, ऐसे पोल्यूटेंट जो डायरेक्टली इमिट होते हैं, किसी सोर्स से डायरेक्टली इमिट होते हैं, उनको हम प्राइमरी पोल्यूटेंट कहते हैं। कोयला जला दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब रिलीज होने लगेंगे, तो इनको हमने नाम दिया प्राइमरी पोल्यूटेंट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं भैया इसमें आगे, फिर है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट के बाद सेकेंडरी पोल्यूटेंट। द सेकेंडरी पोल्यूटेंट आर प्रोड्यूस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी इमिटेड पोल्यूटेंट्स इन द एटमॉस्फेयर। सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है? जिनका फॉर्मेशन प्राइमरी पोल्यूटेंट के मिलने से हो, यानी दो या दो से अधिक प्राइमरी पोल्यूटेंट जब मिलेंगे तो जो पोल्यूटेंट थर्ड बनेगा वो होगा सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल भी दिखाया गया, इन द ब्राइट सनलाइट फोटोकेमिकल रिएक्शन अकर्स। सनलाइट में एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, सनलाइट की प्रेजेंस में एक फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है। दैट मीन्स किसके बीच में? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वेस्ट हाइड्रोकार्बन। आप कह सकते हैं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोकार्बन के बीच में सनलाइट की प्रेजेंस में एक रिएक्शन होता है जिससे एक पोल्यूटेंट बनता है और वो होगा सेकेंडरी पोल्यूटेंट। एग्जांपल देखिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करते हैं, ये प्राइमरी है भैया, हाइड्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन, ये दोनों प्राइमरी हैं। ये दोनों मिले तो बना एक और पोल्यूटेंट जिसको कहते हैं पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। उसको क्या बोलते हैं? पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसको पैन कहते हैं, और साथ में ओजोन का भी फॉर्मेशन होता है। तो पैन आपका कौन सा पोल्यूटेंट है? आप कहेंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। क्यों है भैया? क्योंकि पैन का फॉर्मेशन, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट का फॉर्मेशन जो है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स के रिएक्शन के द्वारा होता है। मतलब कि जो डायरेक्टली इमिट करेंगे उनको हम प्राइमरी पोल्यूटेंट कह रहे हैं, और जो प्राइमरी के मिलने से बनेंगे उनको हम सेकेंडरी पोल्यूटेंट कह रहे हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स का जो रिएक्शन हुआ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंस में या ब्राइट सनलाइट में जो रिएक्शन हुआ, उससे बना परऑक्सिल एसिटिल नाइट्रेट यानी पैन। पैन इज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अगला है स्मॉग। The fog deposited with smoke and chemical fumes form a dark and thick covering the smog। कहने का मतलब the fog मतलब कि धुआं, deposited with smoke, fog मतलब होता है एक प्रकार से धूल के कण। fog मतलब होता है धूल के कण या वाटर वेपर के कण जो धूल मिट्टी के साथ जुड़े हुए हों। धूल मिट्टी के कण वाटर वेपर आपस में जुड़े हुए हों, विद स्मोक धुएं के साथ ये जुड़ जाते हैं, और केमिकल फ्यूम्स और कुछ रासायनिक पदार्थों की गंध या हल्के से रासायनिक पदार्थों का धुआं, ये सब चीजें जब आपस में मिलती हैं तो ये बनाते क्या है? ए डार्क एंड थिक कवरिंग कॉल्ड स्मॉग। फिर से समझिए, फॉग मतलब है वाटर वेपर या वाटर मॉलिक्यूल्स वेरी स्मॉल साइज, ये किससे जुड़े हों? स्मोक धुएं के साथ, एंड केमिकल फ्यूम्स कुछ रासायनिक पदार्थों की गंध या रासायनिक पदार्थों का धुआं। ये तीनों चीजें जब आपस में मिली तो बनता क्या है? ए डार्क एंड थिक कवरिंग, एक मोटी कवरिंग की परत जम जाती है। इट इज कॉल्ड स्मॉग। इसी को स्मॉग कहते हैं, जिसको आप शुद्ध भाषा में धुंध कहते हैं। धुंध छा जाती है। जो इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज्यादा पोल्यूटेंट रहते हैं वहां अक्सर धुंध छाई रहती है, और उसमें जैसे आप देखते नहीं थे न्यूज़पेपर में इस लॉकडाउन के पहले, ठंडियों में ही कि दिल्ली में धुंध छा गया है, स्मॉग हो गया है। उसमें एक तीखी गंध रहती है क्योंकि केमिकल फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं भी उसमें कवरिंग में शामिल रहता है, तो एक तेजाब की जैसी हल्की सी गंध होती है, आंखों में जलन होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। आप पेपर में, न्यूज़पेपर में, टीवी पे देखते थे कि दिल्ली में धुंध छाया हुआ है, वही है स्मॉग। वाटर के मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे पार्टिकल, धुआं और इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियों से जो धुआं निकल रहा है, केमिकल का धुआं, वो सब आपस में जुड़कर एक डार्क थिक कवरिंग बना देते हैं, और इसी को आप कहते हैं स्मॉग। फिर लिखा है आगे, स्मॉग इज वेरी कॉमन इन ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रियल एरियाज। ये इंडस्ट्रियल एरियाज में तो बहुत ही कॉमन होता है स्मॉग भैया। अब ये आपकी टॉपिक कंप्लीट हुई। अब कल से हम लोग इसमें पोल्यूशन के टाइप्स भी स्टार्ट करेंगे,
जो कि बेसिकली आपको पढ़ना ही है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, रेडिएशन पोल्यूशन। जूलॉजी थर्ड या बॉटनी थर्ड में जो भी रिटर्न रहेगा, अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है, तो वहां से तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। पोल्यूशन का 2 लॉन्ग क्वेश्चन गिरता ही है जाके, एक वाटर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन में से एक रहेगा और एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए रहेगा एसिड रेन, ओजोन होल, इन सबको मिला करके भी ऐसा एक क्वेश्चन बन जाता है। चलिए इसको आप देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमको बताइएगा, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं भैया। थैंक यू।